अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आई। अच्छा, वो क्या? वो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने ये आई कि मैं साइंसी एक तहकीक पढ़ रहा था। आपको पता है साइंसी तहकीकात में तो मेरा एक शौक़ है, और वो जो अब आप उर्दू वाला शौक़ साइंसी तहकीकात की तरफ लेकर जाते हैं तो अंग्रेज़ी वाला शौक़ तो अंग्रेज़ी वाला शौक़ लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब तहकीक देखें, मैंने साइंसी तहकीक क्या पढ़ी, यूनिवर्सिटी का मुझे नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो तहकीक क्या थी कि साइंसदानों ने ये बात दरियाफ्त की है अब कि जो पौधे होते हैं, जब पौधों को काटा जा रहा होता है या जब पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा होता है, पानी नहीं मिल रहा होता है, यानी कि पौधे किसी तकलीफ़ में हो या किसी परेशानी में हो, तो पौधे रोने की आवाज़ निकालते हैं। अच्छा। और उनका जो रोना है, मतलब ज़ाहिर है वो हमारे रोने की तरह तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मतलब ये कि पौधे रोते हैं, खुश होते हैं, और उनका जो रोना है उसकी आवाज़ जब साइंसदानों ने वो एक अल्ट्रासोनिक कोई भी उनकी मशीन से उन्होंने रिकॉर्ड की, तो वो जो आवाज़ थी वो इस तरह थी कि जैसे वो आप कीबोर्ड पे अगर टाइप करें तो एक की के ऊपर अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो टक करके एक आवाज़ आती है, या कोई टैप करते हैं आप, उस तरह की आवाज़। अच्छा। तो जो पौधे नॉर्मल एक आबो हवा में रह रहे होते हैं, वो 1 घंटे में उनमें से एक आवाज़ निकलती है टक की। सही है। और जो जिनको पानी नहीं मिल रहा है या काटा जा रहा है, तो वो मुसलसल वो आवाज़ तेज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये उनकी परेशानी की कैफियत है। मतलब पौधे भी जानदार हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब जो सेकंड फेज़ है इस तहकीक का, वो क्या कर रहे हैं तहकीक कि क्या आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस कम्युनिकेशन का जवाब देते हैं, एक दूसरे से बातचीत या नहीं होती है देते। इस लेवल पर जा रही है बात। तो एक तो अल्लाह ताला की कुदरत कि उसने क्या क्या शय बनाई है और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाई हैं। मतलब एक तो इंसानों में रगें हमें नजर आती हैं, एक वो है जो पौधों में रगे हैं। मतलब आप अगर उसको वो माइक्रोस्कोपिक लेंस वगैरह से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पौधे भी किस कदर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। और जिस तरह से वो उनका फोटोसिंथेसिस का सारा अमल चलता है, या जिस तरह से हम इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और उनकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ये सारा सिलसिला, मतलब, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी अगर एक्सहेल होती है तो उनके लिए वो करामत साबित हो जाती है। तो अगर वो थोड़ा सा भी निज़ाम जो है वो हस्ती का ऊपर नीचे हो जाए, तो ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी और ऑक्सीजन नहीं होगी। अच्छा, अब मैं इसको जब मैंने सोचा, एक तो ज़ाहिर है जब आप साइंस पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा होता है, ये तो बात ठीक है। और ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान हमें इस बात पर ये कह ले कि वो एक तरीके से ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि वाकई वो एक दुनिया अजीम तरीन हस्ती है, वही है सबका खालिक, वही है सबका मालिक, वही ये सारा निज़ाम चला रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात सही है, नॉर्मल सी बात है। अगली बात जो मेरे जहन में आई वो क्या थी कि साइंस जो है वो खुदा की तरफ ले जाने का एक ज़रिया बनती है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया को देखते हैं, इसके जो सारे काम हैं वो समझते हैं, तो आप उस अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं जिसने उस चीज़ को बनाया है। लेकिन आज मुसलमान साइंस से कितने दूर हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। सारी तहकीक अच्छा, एक ज़माना था कि जब वो साइंसदान बड़े बड़े थे मुसलमान। और मज़े की बात आपको ये भी बता दूं, कभी आप हिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा सा अगर आप शौक़ अपने अंदर ज़रा पाएँ और हिस्टोरिकल जो मुसलमान साइंसदानों ने काम किए हैं वो पढ़ें, और फिर उसके बाद ये पढ़िए कि उन मुसलमान साइंसदानों का अंजाम क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उनको किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, मर गए बेचारे, तो उनका अंजाम क्या हुआ। और अब हम साइंस से और टेक्नोलॉजी से कितना दूर हैं। बहैसियत मुसलमान हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए, दुनिया को फ़तह करने के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन हम तो बस एक ऐसी कौम बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी कौम बने हुए हैं। चलो हाँ, अच्छा, और हम पाकिस्तान की बात करें तो फिर तो हम बिल्कुल ही पस्तियों में। बाकियों के पास तो चलो तेल का पैसा है, सऊदी अरब है, वही तहकीक उसको करने की ज़रूरत क्या है जब व्हील हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड, तो वो गोरों से करवा लेगा। कतर है, उसी तरह आप देखें दुबई, यूएई, ये वो सारे ममालिक हैं जिनके पास तेल वेल का पैसा है। दुबई की तो खैर टूरिज्म ही कहाँ की कहाँ पहुँच गई, लेकिन और सऊदी अरब भी उसी राह पर चल रहा है, वो भी विजन 2030 के तहत। लेकिन वो करवा लेंगे, उनके पास प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो पैसा उनको वो नहीं चाहिए कि भाई हमने दिखाना है लोगों को कि
मुसलमानों के पास इल्म कितना है, मुसलमानों ने तो दिखा दिया था, उनके पास पैसा कितना है ये उन्होंने दिखाना है। हम किस खेत की मूली दरमियान में है, हमें समझने की कोशिश करनी है, हमने अपने साथ क्या करना है आगे, और हमने मुकाबला किस खित्ते में कर रहे हैं, हम कौन कौन से ममालिक हैं। एक तरफ बांग्लादेश है, उसकी आप होना तो ये चाहिए कि भारत देखें, हमें दुनिया में सबसे ऊपर सबसे टॉप पर जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो हम नहीं कर रहे, बुनियादी चीज। बिल्कुल, लेकिन वो जो परेशानी वाली बात आपने की ना, अब चूंकि हमारा एक सिलसिला है रमजान में कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और जिस तरह से वो पौधे जो हैं वो परेशानी में एक आवाज़ उनकी निकलती है या वो आवाज़ निकालते हैं, उसी तरह इंसानों की ज़िंदगियों में भी परेशानियां आती हैं। एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो एक परेशानी तो आपको सामने नज़र आ रही है ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ, एक वो प्रॉब्लम है जो कि आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अभी वो पहुंची नहीं है, लेकिन आपके दिल में बेचैनी है, इज़्तिराबी किस्म की कैफियत में आप मुब्तला हैं। तो उसके लिए आज की जो हमारी दुआ है बहुत काम की दुआ है और आपको बड़ा फ़ायदा देगी। अगर आपको परेशानी है, कोई एंजाइटी है, तो आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस हवाले से। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ, तू मुझे लम्हा भर भी मेरे हाल पर न छोड़, मेरे तमाम मामला दुरुस्त फरमा दे और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जी, ये थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ, जो कि परेशानी के वक्त, इज़्तिराबी कैफियत के वक्त, बेचैनी के वक्त पढ़ी जानी चाहिए। अब बात करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की, और आज हम जो बात करेंगे वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़सीम औक़ात, जो टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। आज बड़ी बड़ी वर्कशॉपें होती हैं दुनिया में, सेमिनार्स होते हैं, लीडरशिप सेमिनार्स होते हैं, हाउ टू मैनेज योर टाइम, ऑर्गेनाइज योर टाइम शेड्यूल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम औक़ात कैसे थे और उनका जो लोगों से बर्ताव था वो कैसा था, उस हवाले से आज बात करते हैं। कुछ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये बयान है कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार से दरियाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त अपने दौलत खाने में गुजरता था उसमें आप क्या क्या करते थे। सही है। तो उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते तो उसमें क़याम के वक्त के 3 हिस्से कर लेते थे। एक हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए था, दूसरा हिस्सा अपने अहल के लिए था, बिल्कुल, और तीसरा अपने ज़ाते अक़दस के लिए था। अच्छा, अब ये भी बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि इंसान को ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों को सोचने की, प्लानिंग की, कंटेम्पलेट करता है बहुत सारी चीज़ों में। इन 3 बुनियादी खानों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त को तकसीम फरमाया, और जो फिर अपना ज़ाती हिस्सा था उसमें भी एक फर्दर जो सब डिविजनिंग जिसको हम कहते हैं वो करते थे, उसको फिर वो तकसीम करते थे, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा आम लोगों के लिए रखते थे। और जो सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे, आप उनकी वसासत से जो भी आवाम को तबलीग और अहकाम वगैरह करते थे, अच्छा। आप उसके बारे में सख्ती से ये बात कहते थे कि कोई बात ख़ास व आम से पोशीदा ना रखी जाए, और आप जिम्मेदारी देते थे उनको कि अब ये बात आपको बता दी गई है, आगे तो अब आप आगे इस चीज़ को फैलाएं। इसी तरीके से ये पैगाम दुनिया भर में फैला है। अच्छा, और आपका जो फरमान था इस हवाले से वो क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाज़िरीन मजलिस से ये इरशाद फरमाते थे कि तुम्हें चाहिए कि बकिया उम्मत को जो हाजिर नहीं है ये अहकाम पहुँचा दो, और ये भी फरमाते थे कि जो लोग अपनी हाजतें मुझ तक पहुंचा नहीं सकते तुम उनके हवाइज मुझ पर पेश करो, क्योंकि जो शख्स ऐसे आदमी की हाजत बादशाह तक पहुंचाता है जिसे वो खुद नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके कदम साबित रखेगा, यानी कि पुलसरात पर साबित रखेगा। तो अगर किसी का कोई मसला है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं वो पहुंचा सक रहा खुद किसी भी वजह से, तो सहाबा कराम जो है वो उस मसले को आपकी खिदमत अक़दस में पेश करते थे और फिर उनका जो मसला होता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हल बताते थे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी हवाले से मज़ीद अगर आपको हम बताएं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वक्त घर से, मतलब अच्छा वो मज़ीद जब पता चला ना कि अच्छा ये सारी डिस्कशन हो रही है कि मजलिस में कैसे होते थे और फिर मजलिस के बाहर घर में जब वक्त गुजारते थे वो किस तरह से होता था, तो उन्होंने मज़ीद दरियाफ़्त किया अपने वालिद साहब से कि मज़ीद मुझे बताएं कि उनका जो घर से वक्त बाहर गुजरता था वो किस तरह से होता था। मतलब ये तो मजलिस की बात होगी, अब यहाँ पर पब्लिक डीलिंग आ गई। हाँ, अब उन्होंने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश रहते थे और बगैर ज़रूरत के वो लबकुशाई नहीं करते थे। हमारी तो आदत होती है ना, बस वो एक अजीब, आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं तो हम तीसरा जाके खड़े हो जाएंगे, क्या क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बात। ये सीखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से कि बिला ज़रूरत
खामोखा की जो हम गुफ्तगू करते रहते हैं वो ना करें। ये सीरत का एक बहुत सुनहरी उसूल है। बिल्कुल। अच्छा, हम फिर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, उनको खामोखा चाह के बुलवा रहे होते हैं कि तुम खामोश क्यों बैठे हो, इंट्रोवर्ट हो क्या, ये तो बहुत कम गो इंसान है, देखो बोलता नहीं है, पता नहीं कोई डिप्रेशन का मरीज है क्या है, इस किस्म की चीजें भी हम लोगों के साथ मंसूब कर देते हैं। तो वो जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, और जो कम गो है वो ये मतलब नहीं है उसका कि वो जिंदगी से नाराज है, वो बस बोलते कम है। तो यही हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्वालिटी थी कि वो बात सिर्फ वो करते थे जो जरूरी होती थी, गैर जरूरी जो बात है वो उनकी तरफ से कभी आई नहीं। अच्छा, आप लोगों को अपना गर्विदा बनाते थे, ये भी उनको पता चला, बनाते थे, और ऐसी बात ना करते जिससे वो आपसे नफरत करने लगे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात करते थे कि जो अगले भी आपकी तरफ माइल घर कर जाए लोगों। बिल्कुल। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम के बुजुर्ग की इज्जत करते थे, ये भी है, ये नहीं कि सिर्फ अपना कबीला है तो वो काबिल एहतराम है, वही जो है वो एक तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कबीला है, किसी और के कबीले का सरदार है, हर बुजुर्ग की इज्जत करते थे और उसको उसका सरदार भी, उस कबीले का सरदार भी बनाते थे। जब तबलीग कर दी, मुसलमान हो गए, तो वो जो सरदार जो था उसी सरदार को उस कौम की जिम्मेदारी सौंप दी देते थे। बिल्कुल। आप लोगों को अज़ाब इलाही से डराया करते थे, उसके हवाले से बताते थे, उनसे एहतराज करते थे और बचते मगर कुशादा रोई और हुस्न खल्क में किसी से दुरेग ना फरमाते। बिल्कुल। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला, इनकी 1% भी हमारे अंदर अगर आ जाए तो क्या ही बात होगी। ये थी। अच्छा, और एक क्विकली ये भी बता दें कि जब मजलिस में भी होते थे तो ये भी पता लगा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जब मजलिस में बैठे होते थे तो कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना या बैठना उस मजलिस में बगैर जिक्र इलाही के नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर मजलिस में यही ज़रूरी है। ये थी जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू। आगे बढ़ते हैं जी, न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़ में आज क्या क्या है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल शुरू, पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इसराइली पुलिस का एक मरतबा फिर मस्जिदुल अक्सा पर हमला, नमाजियों पर ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां फायर। देखेंगे इंतखाबात में क्या होता है, अभी नहीं कह सकता नतीजा कबूल करेंगे या नहीं, इमरान खान। इलेक्शन वक्त पर होंगे, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसे मानना कैसा, मरियम नवाज। सऊदीया और अमारात से फंडिंग के बाद भी पाकिस्तान को IMF से मुआहदे में मुश्किलात। ज़खायर कम हो गए, 24 घंटे गैस फराहम नहीं कर सकते, वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी को बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स पैरों पर खड़ा करने में कामयाब। ब्राज़ील के प्राइमरी स्कूल में नौजवान ने कुल्हाड़ी के वार से 4 बच्चों को हलाक कर दिया। और जॉनसन कंपनी बेबी पाउडर से कैंसर का दावा करने वाले से $9 अरब में मामलात हल करने पर राजी। ये थी 60 सेकंड न्यूज़। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया भर में क्या हो रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि पॉजिटिव है और ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ होती है जो कि नेगेटिव ही है। नेगेटिव आप सुनते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है। ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ आते हैं, बताएं क्या क्या है। अच्छा, आज जो कल से पूरा सोशल मीडिया जिसने मतलब जिसको कहते हैं ना हैज टेकन बाय स्टॉर्म, तो वो जो है वो वीडियो एक आई है मरियम नवाज साहिबा की, और उस वीडियो में वो देखा ये जा सकता है कि वो बना रही हैं फ्रूट चाट। अच्छा, अब ये हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है? वो मतलब पहले वो बगला कन्वेंशन में गई, तकरीर की, वहाँ पे बड़ी धुआंधार तकरीर धुआंधार, और उसके बाद घर पहुंची तो वहाँ हो गए उनको फिक्र इफ्तार। ये है जी मामला, धुआंधार। अच्छा, क्या बात है, आप तो राइमिंग कर रहे हैं आज। तो खैर उनको फिक्र इफ्तार हुई, उन्होंने सियासी मैदान में इनिंग्स खेलने के बाद जो है वो मरियम नवाज वोकला कन्वेंशन से वापसी के बाद सीधी अपनी किचन में पहुंची और उन्होंने बनाई जी फ्रूट चाट। और वीडियो भी बड़ी जबरदस्त है जी, वो वीडियो बना रही है। खड़ा हुआ कौन है उनके साथ? ये मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी है, रेड ड्रेस में मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, और आगे मेरा ख्याल है कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगली खातून कौन है। राइट साइड पे मरियम साहिबा हैं, और तो ये देखें ना, अच्छा फ्रूट चाट बना रही है, जबरदस्त बेहतरीन फ्रूट चाट बनाई होगी इन्होंने। और आपको पूछा इन्होंने कि वैसा आप खाएंगे? नहीं, ऐसा। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, अगली जो खातून है जो सामने खड़ी है, मेरा ख्याल है वो मरियम औरंगजेब की वालिदा हैं। अच्छा, मरियम औरंगजेब मेरा ख्याल है कि वो उनकी वालिदा हैं जी।
ये फ्रूट चाट मेरा ख्याल है बनी है, कुछ लोग इस पे चमगोइयां ये भी कर रहे थे कि चना चाट भी लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है फ्रूट चाट। ट्वीट में एक लिखा है फ्रूट चाट है, और फ्रूट चाट ना हो तो रोजे का मजा नहीं आता। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम सिर्फ सियासत ही नहीं करते, हम सिर्फ सियासत है, हर एक की अपने ह्यूमन एंगल होता है, सब चीज जरूरी है भाई। फ्रूट चाट ना खाए ना बनाए तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं कि मैं तो जब जाता हूँ ना, एक तो देखें केला जो कि रमजान से पहले 200 रुपए का मिल रहा था, वो अब 400 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, वेट लॉस के लिए केला बहुत जबरदस्त है वैसे। मैं कल पढ़ रही थी एक जगह पे, हाँ, कि वेट लॉस अगर आप करना चाह रहे हैं और आप जाहिर है फ्रूट्स वगैरह की तरफ ज्यादा जाते हैं ना, आप फिर वो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा निकल जाते हैं, और ये तेल और चावल और रोटी और वीट ये चीजें छोड़ देते हैं। तो अगर आप केला खाएंगे तो केला एक तो अपने अंदर होलसम, देखिए बच्चा जब होता है उसको माँ सिर्फ केला ही खिलाती है, उसी पे उसकी सारी डेवलप, केला और दूध बुनियादी तौर पे उसी पे उसकी सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। जब छोटा 6 माह का वो बिल्कुल उसको मैश करके देते हैं। तो जो केला है वो आपका जो भी मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको, वो मैंने पढ़ा कि वो तेज करता है उसको, अगर वो स्लो हुआ है। कि फ्रूट चाट में केला था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। तो वो वेट लॉस कर रही है क्या? उनको वेट लॉस करने की क्या जरूरत है? उनको जिंदगी के इतने स्ट्रेसेस हैं, उनका तो वैसे वजन कम हुए जा रहा होगा। केले के बगैर फ्रूट चाट मुकम्मल नहीं होती। हाँ, मुकम्मल बुनियादी तौर पर तो बात ये है। लेकिन नहीं, ये नहीं है कि आप फ्रूट चाट में वो चीनी डाल के और सिरप बना के और वो वाली फ्रूट चाट खाएं तो आपका वेट लॉस होगा। चीनी वीनी से तो आपने वैसे खुद को दूर रखें। आजकल तो वैसे ही चीनी जो है वो आपकी सेहत पर बहुत ही मुज़र किस्म के असरात जो है वो मुरतब करती है। अच्छा, चीनी की तो ये वीडियो थी बड़ी जो फैली हुई थी, हाँ, ठीक है, फ्रूट चाट वाली। और दूसरी एक और वीडियो है, वो भी बहुत बिल्ली की है, वो बिल्ली वाली वीडियो बड़ी खूबसूरत है वैसे, वो इमाम साहब की। जी, जानवरों के साथ शफकत का हुक्म हम सब जानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, इस्लामी तालीमात में पूरी तरह से ये चीज़ वाज़ेह है। अब ये वीडियो वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि जी एक बिल्ली नमाज पढ़ने वाले इमाम के फुल स्क्रीन पे दिखाएं जी ये वीडियो। हाँ, फुल स्क्रीन पे दिखाएं ताकि लोगों को ज़्यादा समझ आए। थपथपाते हैं उसको। अच्छा, मुझे चूंकि अच्छा पेट्स का जो मामला है ना, वो मुझे तो, मैं तो ज़रा दूर ही रहता हूँ उनसे, तो मैं तो एक लम्हे के लिए हिल गया कि अगर बिल्ली इस तरह चढ़ जाए आपके ऊपर। लेकिन ये इमाम साहब देखें किस कदर खूबसूरती से, तसल्ली से उसको थपथपा भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं उसको। ये वाकया है। अच्छा, अब पता नहीं कैसे ये जरा सा भी हिले नहीं। जरा और देखते हैं कि बिल्ली चले गई, ये चढ़ी है, देखिए ऊपर चढ़ी है, उनके बाजू पे तो आई है और चिपकी हुई है कपड़ों से। हो सकता है ये उनकी मस्जिद में आती जाती हो। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मसाजिद में हमने देखा है, तुर्की में हमने देखा है, इतनी बिल्लियां और मतलब बड़ी प्यारी प्यारी, पूरा कुंबा होता है, एक माँ फिर बाप उनका, फिर बच्चे लेके बैठे हुए, लोग उनको डाल रहे हैं खाना शाना। तो तुर्की में तो बहुत बुलियां हैं भाई, उसको तो लैंड ऑफ कैट्स भी कहते हैं, तो कंट्री ऑफ कैट्स कहते हैं। लेकिन ये कि अबू हुरैरा जो है उनको बिल्लियों के हवाले से जो है वो बिल्लियों को पसंद करते थे, वो बहुत ज्यादा, बिल्लियों का बाप जी अबू हुरैरा। तो ये वाली जो सूरत हाल है वो बड़े तसल्ली, मुझे लगता है कि ये आदी है इनके साथ, क्योंकि बिल्ली खुद भी किसी के साथ इतनी वो जो है वो शुरू से बड़ी फ्रैंक बिल्ली है भाई ये। ऐसे चढ़ गई। मुझे लगता है ये इमाम साहब को करती है, पसंद करती है ये बिल्ली, रोजाना आके उनकी सुनती है नमाज। आपके यहाँ नहीं कभी किसी बिल्ली ने आपको इस तरह किया? करती हैं बिल्कुल, वो साथ सर लगाती हैं आपके साथ, पाँव में आपके, हाँ, और बड़ा लाड करती हैं बिल्लियां वैसे, लेकिन वो अपने मर्जी से करती हैं। जब उसका मूड ना हो आपके साथ बात करने का, तो फिर वो आपको कहीं घर के किसी खामोश से कोने में नजर आएगी सोते हुए, अपना रेस्ट वो भरपूर करती है। फिर जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर आके अब रेस्ट ना करो, अब जरा टेस्ट करूं मैं आपको। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत से खबर आई है जी, और ये भारत की इंतहा पसंद हुकूमत जो है उसके हवाले से हम अक्सर बताते रहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, किस तरह का सलूक कर रही है और किस तरह की शनाख्त वो मिटाने पर लगी हुई है, और वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इख्तियार करती है। अब भारत की जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसने मुख्तलिफ क्लासेस की कुतुब पर नजरसानी का काम शुरू किया है, और इस इदारे ने 12वीं जमात की तारीख की किताब से मुगलिया सल्तनत को निकाल दिया, वो चैप्टर निकाल दिया। अंदाजा लगाएं आप जी, सब कॉन्टिनेंट की तारीख का इतना बड़ा हिस्सा जिसके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो ही उठा के उन्होंने अच्छा वो चैप्टर उन्होंने निकाले मुगलिया हुक्मरानों के, जिसमें खुद फिल्में बनाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने निकाल दिया। ये चैप्टर्स किताब के उस हिस्से में शामिल थे जहाँ पर बादशाहों का जिक्र मौजूद है। अच्छा, दीगर कुतुब में बादशाहों का जिक्र तो किताबों में मिलेगा जाहिर है, लेकिन उनमें मुगलिया हुक्मरानों का तस्करा गायब होगा। मतलब आप बच्चे पूछेंगे ना वहाँ पे कि जी ये ताजमहल किसने बताया, तो हमें क्या पता किसने बनाया, आगे आने वाले उनकी आगे आने वाली जनरेशन इसी तरह होंगी कि जब उनको पता ही नहीं है किसने बनाया, तो वो मतलब एक तरफ आप देखें अब हिपोक्रेसी, आप एक तरफ तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसी के ताजमहल को, मतलब टूरिज्म उसके ऊपर, पूरा टूरिज्म, संजय लीला बंसाली और कितने बड़े बड़े फिल्म जो मेकर्स हैं उनकी फिल्में उन पे मुगलिया, उस पे ये ऋतिक रोशन की वो जो थी जोधा अकबर और ये सारे, ये सब फिल्में
बेच दिए, पैसा कमा लिया उससे, मुगलों को बेच के पैसा कमा लिया, और अब जब मतलब, लेकिन ये अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म जो है नुकसान है, किसी और का नहीं है वैसे। अच्छा, दूसरी जमात की कुतुब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का बाब निकाल दिया गया है, और भी किताबों में से और भी चैप्टर्स निकाले हैं। अच्छा, उसके ऊपर फिर इनके एक जो रिप्रेजेंटेटिव थे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, उनकी वजाहत भी आई कि नहीं जी, ये हमने इस तरह निकाले हैं बुनियादी तौर पर कि अब कोर्स बहुत ज़्यादा था, स्टूडेंट्स पे लोड बहुत था, तो हमने ये सोचा कि कौन से चैप्टर निकालने से उनका जो है वो ज़रा पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं जाएगा, तो फिर हमने ये निकाले। ये उन्होंने अब तावील पेश किया ना, तो ठीक है, अपने लिए जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे होंगे, हमें क्या पता, हमारे मुताबिक तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल चलो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चीन और अमेरिका जो है वो भी, उनके दरमियान भी आपको एक मामला बताते हैं कि चीन में अब कुछ हुआ है। चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग का सबसे बड़ा जो मैदान है वो टेक्नोलॉजी है इस वक्त, और दोनों ही ममालिक टेक्नोलॉजी की रेस में एक से बढ़कर एक आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तज्जियाकारों का कहना है कि ताइवान के मामले पर भी दोनों ममालिक के झगड़े की बुनियाद जो थी वो कंप्यूटर चिप्स ही थी, और ताइवान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, अब माजी में अमेरिका चीनी कंपनी जो है वो हुआवे, उसके मुतालिक भी मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर चुका है, और हाल ही में उसने टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी है। अच्छा, यूरोप में तो टिकटॉक सरकारी दफातर वगैरह में पहले ही बैन हो गया, कनाडा में भी इसके हवाले से बातचीत चल रही है। अच्छा, ऐसा लगता है कि अब चीन ने भी जवाब देने का फैसला किया है कि भाई बस अब इनफ इज इनफ, अब हम भी आएंगे मैदान में। तो चीन जवाब इस तरह से देगा कि चीनी हुकूमत ने मकनातीसी टेक्नोलॉजी जो है, जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का वो सोच रही है चीन की हुकूमत, और ये इंतहाई जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स समेत दीगर अहम मशीनों में इस्तेमाल होती है, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। और अमेरिका में ज़मीन से निकलने वाले जो नायाब मादनियात हैं उनको रिफाइन करके रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है। बिल्कुल, चीन भेजता है इसको। अब अमेरिका और चीन इस मकसद के लिए मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी तैयार करने पर काम कर रहे हैं कि ये तो खटाई में पड़ जाएगा काम, खटाई में पड़ जाएगा। अब कहाँ से टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे आप लोग, अब तो मामला जो है वो मुक गया। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मामला ही मुक गया जी। अच्छा, एक आपको मैं खबर बताऊं, ये सुनेगा आप। अच्छा? अगर ऐसा किसी दिन आए आपके सामने न्यूज आइटम कि जी मुल्क के सदर गायब हो गए, नहीं, आरिफ अलवी साहब की अच्छी खासी नहीं, किसी भी मुल्क के, अच्छा फिलहाल चले मिसाल के, आरिफ अलवी साहब गायब है 15 दिन से, कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ है आरिफ अलवी। वैसे वाकई मुल्क में तो अफरा तफरी का एक अजीब माहौल हो जाएगा, बाहर के ममालिक तो वैसे एक्साइटमेंट हो जाएगी। ये क्या हुआ, बिल्कुल। अब ट्यूनिस के सदर जो है केस सईद, उनके साथ ये वाकया हुआ, 2 हफ्ते वो मंजर आम से गायब, बिल्कुल। He was seen nowhere। अपना मी टाइम होगा कोई, भाई साजिशी नजरियात फैल गए पूरे मुल्क में, भांत भांत की बोलियां बोले जाने लगी, लोग परेशान कि ये हो क्या गया है। 65 साल सदर है, 22 मार्च से 3 अप्रैल तक वो बिल्कुल नजर ही नहीं आए मीडिया में। अच्छा। फिर पीर के रोज उनकी एक वीडियो जारी की गई, उसमें वो वजीर आजम जो है उनकी नजला बोर्डिन, उनसे महवे गुफ्तगू नजर आए, और सदर जो है वो केस सईद, उन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म करने की जिम्मेदारी डाली अपोजिशन पर। सही है, वो तो ऐसे ही होता है ना, ये तो पॉलिटिशियन है, तो कुछ भी होगा तो वो उसका जिम्मा अपोजिशन भी जाएगा। लेकिन उनकी खराबी सेहत के हवाले से बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और ट्यूनिस के साबिक वजीर खारजा के मुताबिक वो फौजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाकई हैं या नहीं है, क्योंकि ये गायब हुए हैं, फिर उसके बाद मंजर आम पर आए हैं, और अब वो है कि नहीं जी इनका तो नहीं, तो गायब होने से क्या मुराद है, मीडिया पे नहीं आए, गायब तो नहीं हुए भाई, तो मीडिया पे नहीं आए, आउट ऑफ साइट बस। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। मिसिंग पर्सन नहीं थे, देखें ये वो फिनोमेना हर जगह हो नहीं सकता मिसिंग पर्संस वाला, ये कुछ भी हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। मिसिंग प्रेसिडेंट, आगे क्या, मिसिंग प्रेसिडेंट, यस बिल्कुल। चले जी, ये तो थी कुछ खबरें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हीरोज को जांचने के लिए जौहरी चाहिए। वो मिसाल दे ना, हीरोज को तो खैर जांच लेते हैं फिर भी लोग, लेकिन हीरों को परखने के लिए जौहरी चाहिए। जौहरी कम है यहाँ पर, जौहरी कम है और शदीद उनकी कमी है। इसके बावजूद ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो तमाम तर रुकावटों के बावजूद अपने आज़म और हौसले से दुनिया में नाम कमा लेते हैं और पाकिस्तान का जो परचम है उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। अरशद नदीम ऐसी ही एक शख्सियत है जिन्होंने नेज़ा फेंकने के मुकाबले में जो जेवलिन थ्रो थी उसमें नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया था। मियां चुन्नू के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल की, सबको हैरान कर दिया। फिर एक बरस बाद वो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में न सिर्फ गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, बल्कि 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर
एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब क्या कर रहे हैं आजकल अरशद नदीम साहब, और उस वक्त जब उन्होंने ये मुकाबले में रिकॉर्ड बनाया था तो उस वक्त उनकी कोहनी और घुटना जख्मी भी था, और उसके बाद फिर बाबर आजम ने उन पर ट्वीट भी किया था उनकी सताइश के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त वो ट्वीट था। और उन्होंने क्या कहा था कि जी उनका जिस्म टूटा हुआ था लेकिन हिम्मत हिमालय जैसी थी। तो आज हिमालय जैसी हिम्मत वाले शख्स अरशद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप जैसा चैम्पियन जो है वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, तो आजकल बताएं कि ये जो चैंपियन है हाँ, ये आजकल क्या कर रहे हैं और रमजान कैसे गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो माशाल्लाह अच्छा गुजरा है, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही है। अभी मेरा कैंप जो है वो लगा हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर में। तो साथ जो है अपना सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं, और हम अफ्तारी के बाद जो है वो फिर अफ्तारी के बाद तराबी के बाद फिर इंशाल्लाह ट्रेनिंग करते हैं। हमारा जो सेशन होता है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे का होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग जारी है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग किसी खास टूर्नामेंट के लिए हो रही है? जी बिल्कुल, आगे जो है जुलाई से जो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। जुलाई में एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, और अगस्त में जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, और उसके बाद जो है वो एशियन गेम्स आ रही है। अच्छा, एशियन गेम्स और फिर हर जगह आपका मुकाबला नीरज साहब से होगा। जी अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो भाई उनके साथ मेरा मुकाबला नहीं होता। मेरा जो मुकाबला होता है वो अपनी जो बेस्ट थ्रो की होती है। जैसे कि मैंने 90.18 थ्रो की थी, तो मेरा अगला टारगेट होगा कि मैं अपनी जो है ना वो बेस्ट थ्रो करूं। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि भाई खुद से मुकाबला करता है इंसान, खुद से कम्पीट करके आगे बढ़ता है। लेकिन एक जो खास चीज जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि उस वक्त आपकी कोहनी जख्मी थी, हाँ, और घुटने में भी तकलीफ थी। तो एक एथलीट के लिए ये कितना स्ट्रेसफुल मरहला होता है जब वो किसी इंजरी से रिकवर कर रहा होता है और उसको ये नहीं पता होता कि भाई क्या वो बिल्कुल बैक टू 100% हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। आपको भी ये स्ट्रेस था उस वक्त? आज बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और उस वक्त भी जो है वो मेरी एल्बो में मसला चल रहा था, और उसके बाद मैंने 1 साल बाद जो है पार्टिसिपेट किया मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन आए, एल्बो की वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरा जो हदफ था, मेरा गोल था, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप था, और उसके 10-15 दिन बाद जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था, और फौरी 4 दिन बाद जो है वो एशियन गेम्स का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। जैसे मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप खेली तो मुझे होप होगी कि इंशाल्लाह मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता, और उस गेम का मैंने रिकॉर्ड भी किया, और साथ वर्ल्ड सॉलिडारिटी गेम्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता। अच्छा, और उसका भी मैंने रिकॉर्ड बनाया। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं, मुझे हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पर हीरों को तराशने वाले और ढूंढने वाले जौहरी कम होते हैं, तो आपको किस जौहरी ने ढूंढा? आज अगर देखा जाए तो इसमें मैंने जो है वो 2012 से मैंने जब गेम स्टार्ट की स्कूल लेवल से, तो मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं वो रशीद अहमद साकी साहब हैं, उनका तल्लुक भी मियाँ चन्नू से है। तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना इस गेम पे लगाया। वैसे तो पहले मेरे बड़े भाई भी गेम करते थे, शाह नदीम और शाह अजीम। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो एथलेटिक की तरफ आए, क्योंकि मैं उससे पहले क्रिकेट खेलता था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है, तो मैं क्रिकेट छोड़ के फिर एथलेटिक्स में आया हूँ। माशाल्लाह, अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। क्रिकेट छोड़ के आप एथलेटिक्स में आए। तो ये कैसे ट्रांजिशन हुई कि आपने सोचा कि यार ये अच्छा, ये आपको जिन्होंने गाइड किया उन्होंने कहा ये काम आप अच्छा कर सकते हैं, तो जब आपने शुरू किया था तो आपके जहन में ये नहीं था कि क्रिकेट में तो इतना फेम और इतना पैसा और इतना शोहरत सब कुछ मौजूद है, और मैं अगर जेवलिन थ्रो में जाऊंगा तो पता नहीं यहाँ पर तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा मुझे?
आज बिल्कुल ऐसे ही था। और आप सबको पता है कि क्रिकेट में जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट में आगे आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह मैं जैसे अपनी गांव की तरफ से खेलता था, टीम की तरफ से, तो उसमें भी मेरी बड़ी मेहनत होती थी। तो अक्सर हम जो है ना वो मैच जीते थे। जब मैं अपना उस मैच में नहीं जाता था या उसमें मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो अक्सर हम मैच भी हार जाते थे। तो इसलिए भाई थे, उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में आए। और आगे फिर रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप एथलेटिक्स में आए। और एथलेटिक्स में मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, जैसे कि जेवलिन थ्रो, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो भी किया है। इसमें मैंने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप मैंने किया। और साथ में रनिंग भी करता था, जैसे कि 100-200 की। तो फिर रशीद अहमद साकी साहब ने मुझे बताया कि आप जो है ना अगर हाई लेवल पर आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जेवलिन थ्रो में आ जाए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है पहले ऑल पंजाब विन किया और उसके बाद मैंने जो है वो वापडा ज्वाइन की 2015 में। फिर मेरा नेशनल लेवल पे जो है ना मेरा आगाज स्टार्ट हुआ। सही। अच्छा, अब दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये कि आपकी ट्रेनिंग शुरू में मॉरिशस में भी हुई थी। अब वो जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, या इंटरनेशनली हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास भी जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे हम डेवलप कर सकें जो आपकी तरह बड़े लेवल पर पहुँच सकें? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो मैंने जब वापडा ज्वाइन की लेस्को में, तो उधर फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब जब मुझे मिले तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और 15 से 21 तक उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफ़र जो है तय करवाया। तो अगर देखा जाए तो इसमें अभी तक भी अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में वर्ल्ड लेवल के जो है ना वो जेवलिन नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग के लिए। और अगर देखा जाए तो प्रॉपर हमारे पास जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है हर सिटी में, तो इस तरह हमारे पाकिस्तान में एथलेटिक्स का जो है ना वो प्रॉपर एक ग्राउंड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड के अलावा कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी आपको कभी महसूस होती रही इस सारे अरसे में जब तक आप खुद को डेवलप करते रहे एज अ प्लेयर नेशनल लेवल के? जी देखा जाए तो जैसे कि जेवलिन जो हमारे पास वर्ल्ड लेवल के नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल की हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मेडिसिन बॉल्स हैं और वेट ट्रेनिंग का सामान है। जी, ये जो 3-4 मेन चीज़ें हैं ये हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो प्रॉपर हमें वर्ल्ड लेवल की जो है ना वो नहीं मिलती। ठीक। अच्छा, और ये बताएं कि अब जब बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो कैसा होता है और उसमें आप क्या क्या करते हैं ताकि आप अपने आप को इस लेवल पर ला सकें कि जहां आपने दुनिया के टॉप लोगों के साथ compete करना होता है। तो वो शेड्यूल, वो रूटीन, वो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है ताकि ज़रा लोग भी सीखें और इंस्पायर हों? जी बिल्कुल। अभी तो रमज़ान जो है वो अपना रमज़ान में तो मेरा एक सेशन होता है अफ्तारी के बाद, हमारा 2.5 से 3 घंटे का होता है। और आम दिन में अगर देखा जाए तो हमारे 2 सेशन होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग का और इवनिंग का। मॉर्निंग में हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे करते हैं और इवनिंग में भी हम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो वो ट्रेनिंग करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो वेट ट्रेनिंग आ जाती है। हफ्ते में हम 2 बार वेट ट्रेनिंग करते हैं और हफ्ते में 2 सेशन हमारे होते हैं टेक्निक के, और इसके साथ साथ स्पीड वर्क होता है, मेडिसिन बॉल होते हैं, हमने जंप्स करने होते हैं और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। और फाइनली एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आई, हमारे यहाँ पे वो जो इनामात के वादे बड़े होते हैं, आपको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इनामात आपको जो मिलने थे, जिसका वादा किया गया था, वो सारे मिल चुके हैं आपको? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो कुछ जो वादे किए थे वो तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 60-70% जो है ना वो वादे जो है ना वो उन्होंने पूरे किए हैं जिन्होंने वादे किए थे, और कुछ लोग हैं जिन्होंने वादे करके तो वादा वो पूरा नहीं किया। वो बस ऐलान कर देते हैं वो कि वो बस हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं वो। तो उन लोगों से वो कौन लोग थे, बताना चाहेंगे?
जी अगर देखा जाए तो मैं नाम नहीं लेता उनका तो मेरी बात उन तक पहुंच अच्छा। ही है। तो वो समझ गए होंगे कि जिन्होंने वादे किए हैं हाँ तो उन्होंने वादे पूरे किए हैं, और जिन लोगों ने वादे नहीं पूरे किए तो मैं उनका भी थैंक्स कहूँगा। ये बात की ना, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अरशद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिस वादा पूरा किया उसका भी शुक्रिया, यस, जिसने नहीं किया उसका भी बहुत उसका भी शुक्रिया। अरशद भाई, हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आने वाले दिनों में जो भी आप टूर्नामेंट खेलें, अल्लाह ताला आपको उसमें भी फतह नसीब फरमाए और पाकिस्तान का इस तरीके से अपना नाम रोशन करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जबरदस्त, अच्छा जी, कितनी अच्छी बात की उन्होंने, मजेदार बातें की, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के चौधरी की बात करते हैं, जिसको कि अमेरिका कहते हैं। और उस दुनिया के चौधरी में फिर जो उस मुल्क का चौधरी है वो होता है जी अमेरिकी सदर। और अमेरिकी सदर, पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई साबिक अमेरिकी सदर गिरफ्तार हुआ हो और बड़े सीरियस फर्द जुर्म आयद हुई हो, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए हो इस मकसद के लिए, उसने खुद को पेश किया हो गिरफ्तारी के लिए, उस पर मुकदमा इतना सीरियस नौयत का चल रहा हो, 34 उस पर इल्जामात हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। और उसी हवाले से मजीद बात करते हैं, जानते हैं अब आज की अपडेट्स वहां से क्या हैं। बड़ा लोगों को, अच्छा लोगों को वो भी बड़ा होता है जो इसको कहते हैं ना कि तजस्सुस भी बड़ा होता है, क्यूरियोसिटी भी बड़ी होती है। अच्छा भाई, ट्रंप अंदर गया था तो उसके मग शॉट लिए नहीं लिए, इस पे पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स बट नो मग शॉट्स। तो इस पे आगे क्या हुआ सिलसिला, क्या अभी तक की अपडेट है, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ 92 न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट यूनाइटेड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वहां पर तो आप लोगों की काफ़ी देर है, लेकिन ये है कि इस पर अपडेट ज़रूरी थी। बड़ा एक वाकया है, कुछ बता सकते हैं लेटेस्ट अपडेट अब क्या है ट्रंप के केस के हवाले से और गिरफ्तारी के हवाले से? बिल्कुल जी, यहाँ पे आज अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने अपने अहलकारों की जो हिफाजत है उसके लिए अहम इक़दाम करने की के लिए ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो साबिक सदर ट्रंप की तरफ से जो रैली के दौरान जो धमकियां दी गई हैं FBI को कि उनकी फंडिंग भी कट की जाएगी और उनके जो एहलकार जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा और मेरे जो हमायती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि हमारे एहलकारों पे हमले हो सकते हैं। एक तो ये डेवलपमेंट है कि FBI को अपने ही एहलकारों के बारे में अब तशवीश लाहक हो गई है इस सारे अमल के दौरान। ये पहली दफा ऐसे हुआ है अमेरिका की हिस्ट्री में। और दूसरा ये है कि उनके अपने ही जमात के अंदर अब डिवीजन हो गई है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डिवीजन हो गई है। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छा, वो क्या जिन्हें आप कह सकते हैं, जो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका की सुप्रीमेसी और वाइट सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, रिपब्लिकन और के जो डेमोक्रेट और जो रिपब्लिकन के जो सेनेट और कांग्रेस के जो अरकान हैं, वो उनमें डिवीजन हो गई है। कुछ जो है वो अब ट्रंप के साथ हैं, कुछ ट्रंप के साथ नहीं है। तो इस हवाले से जो आने वाला इलेक्शन है उसमें काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई कि रिपब्लिकन पार्टी, जिसके बारे में ये कहा जाता है उनके पास बहुत ज्यादा लीडरशिप मौजूद है compete करने के लिए, जबकि डेमोक्रेट पार्टी लीडरशिप में क्राइसिस में है। तो उनकी अपनी जमात में चूंकि डिवीजन आ गई, तो उस हवाले से लग ये रहा है कि आने वाला जो इलेक्शन है दोबारा से डेमोक्रेट फिर से लेके जा सकते हैं। तो उस हवाले से जो रैली थी वो बहुत अहम थी। सही है, लेकिन अभी ट्रंप के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर? मतलब वो हवालात में हैं, उनके साथ क्या किस किस्म का बर्ताव हो रहा है, कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल्स तो इस पे भी छपे हुए हैं कि मग शॉट उनका क्यों नहीं लिया, फिंगरप्रिंट तो ले लिए हैं लेकिन मग शॉट वो जो तख्ती पकड़ के दाएं बाएं से तस्वीर होती है वो क्यों नहीं ली है। तो इस पे भी बड़ा मीडिया एतराज करता है और ट्रंप तो वैसे मीडिया का वहां पर बड़ा फेवरेट है, उनके खिलाफ तो वैसे कितने हजार आर्टिकल्स छपे थे जब वो पहली मरतबा इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। तो उनके साथ जो इस वक्त का बर्ताव है और जो रूल्स फॉलो करा रहे हैं उनको, उसके हवाले से कुछ बता सकेंगे? जी, अभी तो फर्द जुर्म आयद हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अदालत ने तस्लीम कर लिया कि इनके ऊपर केस चल सकता है। तो उस हवाले से उनको मुल्ज़म तस्लीम कर लिया केस के हवाले से, तो उस वजह से वो केस की पैरवी में शिरकत करेंगे। लेकिन अब आज हमारी एक इंतहाई जो अहम सरकारी अहदेदार थे यहाँ पे वाशिंगटन में, उनसे बात हुई इसी केस के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि ये सबसे जो 34 केस हैं उसमें ये सबसे हल्का केस है। तो जो बारी केस है अभी तो उनकी बारी आनी है। तो जिसमें जो सबसे अहम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो अपने घर ले गए थे, जो FBI ने छापा मार के से निकलवाई थी न्यू जर्सी में।
और इसी तरह से जो इन्होंने झूठ बोला, और खास तौर से सबसे अहम जिसको समझा जा रहा है, जो रियासत अटलांटा जॉर्जिया के जो जहाँ पे इन्होंने इनके बारे में उनका जो अटॉर्नी जनरल है उनका ये कहना है कि उन्होंने जो इंतखाबात हैं उसमें मदाखलत की, तो वो उनके बारे में कहा ये सबसे जो 3 बड़े केसेस हैं उनमें से ये एक बड़ा केस हो सकता है। तो जहाँ पे उनकी नाअहली होगी, नाअहली होने से वो कोई भी फेडरल जो इदारा है उसका कोई ओहदा नहीं ले सकेंगे, तो उस हवाले से जो 2024 का जो इलेक्शन है वो भी जेपरडाइज हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर उनका ये कहना है कि जान नहीं है, क्योंकि इस केस में वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी बीवी से ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए मैंने अपने जाती इस्तेमाल के जो पैसे थे वो इस खातून को दिए, तो अपनी शादी को बचाने के लिए मैंने ये काम किया, इसका इलेक्शन कैंपेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो उनका जो यहाँ पे जो सीनियर ऑफिशियल थे उनका ये कहना था कि इस केस में जान नहीं, लेकिन दूसरे केसेस में उनको काफी परेशानी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें एक खातून का तो नाम आ रहा था, लेकिन अब दूसरी खातून भी सामने आई हैं, कैरन मैकडोगल जो है, ये 2 खवातीन को इन्होंने जो है वो खामोश करवाया था। हाँ जी, ये मतलब इनके खिलाफ तो लिस्ट तो बहुत तवील है, लेकिन जो 34 केसेस जो कंपाइल किए गए हैं अच्छा। वो एक तो स्टॉर्मी डैनियल्स थी मेन। हाँ जी 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 फरमाइए, जी बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कर रहा था कि ये जो 34 केसेस हैं, ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, इसमें इख्तिलाफ की पार्टी है, उन्होंने दिन रात जो है वो लगा के और सरकारी मशीनरी सारी इस्तेमाल करके वो केस कंपाइल किए हैं। तो उन 34 केसेस में जो सबसे अहम केस जो समझा जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्शन में मुदाखलत होगी, फेडरल जो एहलकार है उनके साथ झूठ बोलने के, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को अपने जाती इस्तेमाल में रखने के लिए। उसके बाद अब आज इन्होंने FBI के एहलकारों के बारे में कह दिया कि उनकी फंडिंग भी खत्म की जाएगी, डिफंडिंग ऑफ FBI इन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनके साथ जो सेनेट और कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने इसकी हमायत की। तो आज सदर बाइडेन ने भी यही कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग अपने जाती जुराइम को छुपाने के लिए मुल्की इदारों पर हमला कर रहे हैं, जबकि इनके जो वकील हैं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे फ्लोरिडा में, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है ताकि मेरा जो कैंडिडेट है उसको 2024 में इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो इस वक्त सदर ट्रंप जो यहाँ मुबसरीन का ये कहना था कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो थी न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन में, वो थके हुए थे, परेशान थे, और वो जैसे बंदा लड़ने के लिए तैयार होता है, तो उस तरह का उनका रवैया लग रहा था एहलकारों के साथ। वो जो 3 घंटे उन्होंने हिरासत में गुजारे, उस दौरान सवालात का जवाब देते हुए भी बहुत अग्रेसिव होकर उन्होंने सवालात के जवाब दिए। अच्छा, वो 3 घंटे में ही उनको जो है वो पता लग गया ना कि अब क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर ये नाअहल हो जाते हैं तो फिर रिपब्लिकन्स का जो अगला उम्मीदवार होगा इलेक्शंस के लिए, सदर बनने के लिए, वो फिर कौन होगा? जी, इस वक्त 14 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिसमें 2 जो है वो भारतीय आजाद बाशिंदे भी हैं। तो 14 उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सामने आए हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो निक्की हेली है, और इसके अलावा जो दूसरे जो रिपब्लिकन जैसे लीडर ऑफ द हाउस थे पहले, वो भी वहां पे मौजूद हैं। तो लेकिन इनका जो अगर उस प्रोसेस में जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी की जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो एक लंबा एक सिलसिला होता है 6-8 महीने का, तो उसमें से वो सारे लोग सिलेक्शन के लिए निकल के आते हैं, तो फिर वो सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर साबिक सदर ट्रंप जो हैं वो इस केस के ऊपर अगर रहते हैं तो ये केस तो 4-5 साल चलेगा, तो उसके हवाले से तो इन पे कोई दर्द नहीं आने वाली। लेकिन अमेरिकी अवाम इसको तस्लीम नहीं कर रहे कि एक बंदा जिसका केस ट्रायल जो है वो कोर्ट में चल रहा है हम उसको वोट दें। तो अगरचे इन्होंने 7.5 करोड़ वोट लिए पिछले इलेक्शन में, लेकिन अभी आने वाले इलेक्शन में इनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इनका कोर्ट ट्रायल में जो ट्रायल चलता रहा तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। तो उस हवाले से तो सदर ट्रंप जो है वो काफी वीक नजर आ रहे हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में। तो इस केस की बुनियाद पे इनको डिस्क्वालीफाई होना मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे केसेस हैं उसमें उनमें काफी जान है, जिसमें एक जनवरी 6 को जो हमला हुआ था कैपिटल पे, तो उसके अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट एज ए सदर होते हुए भी इन्होंने हमले को होने दिया, उसकी हमायत में बयान दिए, लोगों को उकसाया, लोगों को कहा कि वहां पे पहुंचे और जो है वो एहतजाज करें, और फिर लोगों ने हमला किया। तो उस तरह की जो केसेस हैं उसमें इनकी डिस्क्वालिफिकेशन वो ज्यादा है।
सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम शहजाद 92 स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रहे थे अमेरिका से और बता रहे थे कि ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब बात वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ हमारे अपने हालात की कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। फिलहाल ब्रेक हो सकता है जी, ब्रेक लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन की शिरकत में मुसलसल इजाफा देखा गया है और अगरचे उनमें ज़्यादातर ख़वातीन तो मखसूस नशिस्तों पर आती हैं, लेकिन उनका जो सियासी किरदार है वो बहुत से मुंतखब नुमाइंदों से भी ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा भी ऐसी ही ख़वातीन में शामिल हैं, सियासी सरगर्मियों में पेश नज़र आती हैं। ट्विटर पर भी अपनी जो पार्टी की तर्जमानी करती हैं और अपोजिशन पर सख्त तनकीद करती हैं। ट्विटर पर बड़ा एक्टिव अकाउंट है उनका ट्विटर का, और पार्लियामेंट हाउस में तो उनके वो गेट पर चढ़ने की वीडियो जो थी वो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और फिर बाद में जब वो ज़बान पाक पर पुलिस ने धावा बोला था तो आलिया साहिबा ने फिर शेलिंग का भरपूर मुकाबला किया था और वो सारी वीडियोस भी बिल्कुल गैस से मुतासिर हो गई थी। गैस मास्क नहीं था, शेलिंग हुई, गैस से मुतासिर हो गई, फिर तबीयत खराब हो गई, कुछ इस किस्म के हालात जो हैं उससे ये गुजरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो इनकी ज़िंदगी की हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो मौजूद हैं अपनी बेटी और उनकी बेटी इम्बिसात हमज़ा, वो भी आज हमारे साथ हैं, और आलिया हमज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से ज़रा आज कुछ रमज़ानी पॉलिटिक्स कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक आपको भी, इम्बिसात को भी। अस्सलाम वालेकुम इम्बिसात। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये बताएं इम्बिसात कि ये सियासतदान पहले हैं या माँ पहले हैं अब आजकल के हालात में? सही है, फिर तो डेफिनेटली। आलिया साहिबा ये बताएं रमजान कैसा गुजरा है और किस तरह से आजकल, क्योंकि जाहिर है सियासत भी इतनी मुतहर्रिक है, इतनी एक्टिव है और इतनी एक तरह से कह लें वायलेंट भी है, टफ है बड़ी, तो किस तरह का रमजान गुजरा है इस मरतबा आपका? शिफा, आपको तो पता है इस वक्त तो ज़बान पार की सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर है और सहरियाँ भी वहीं और अफ्तारियाँ भी वहीं। मुझे ये लगता है कि ये जो लास्ट रमज़ान का सफ़र था ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और शायद अब ये लग रहा है कि ये इसी रमज़ान ईद पर ही इख्तिताम होगा जब इलेक्शन प्रॉपरली हो जाएंगे। तो सही, लेकिन आप चूंकि वहाँ पर अफ्तारियाँ और सहरियाँ कर रही हैं तो वहाँ यकीनन फ्रूट चाट तो नहीं मिलती होगी भाई। फ्रूट चाट बनाने की भी तो वीडियो आजकल बड़ी पॉपुलर है। खान साहब का जो दस्तरख्वान है ना, मैंने तो वाकई उस दिन भी उनको कह रही थी इस महंगाई में भी आपके दस्तरख्वान पर फ्रूट चाट मिलती है, लेकिन जो चाट कल मैंने देखी है ना वो तो अब मुझे अंदाज़ा वाकई हो गया कि बड़ी मरियम साहिबा जो है वो चाट झूठ की चाट तैयार करती हैं और छोटी मरियम साहिबा से उससे मसाले खूब डलवाती हैं। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब तो मुझे लगता है शायद अवाम ने फ्रूट चाट भी वैसे ही महंगाई की वजह से खानी बंद कर दी थी, अब तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अच्छा ये बताएं इतनी पोलराइजेशन है और अगर मरियम साहिबा ने चाट बना ली तो क्या कयामत आ गई? जो आप लोग कल से कोई टूटे पड़े हैं। शहबाज गिल साहब की मैंने ट्वीट देखी, मुझे पहले समझने में उसको 5 मिनट लग गए। उनकी ट्वीट बड़ी मजेदार थी। कहते हैं कि वो चूल्हे के ऊपर आग इतनी तेज है और चमचा हिलाने की इतनी जरूरत है कि वो 2 मिनट चमचा छोड़ के मसाला खुद नहीं डाल सकती, मुसलसल चमचा हिला रही है ताकि मसाला डल जाए और जले ना, वो फ्रूट चाट नीचे लगे ना, आग इतनी तेज है। तो देखें उन्होंने आप लोगों पर तनकीदी निश्तर बरसाने होते हैं कि खान साहब खजूरे बांट रहे हैं और आवाम में निकल आए अफ्तारियां करने, और आप लोग उनकी फ्रूट चाट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो सोशल एलिमेंट तो छोड़ देना लाइफ का। शिफा क्या करें, बस उन्होंने हर चीज़ में खान साहब को कॉपी करना होता है, आपने देखा तो है बस। लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब मैं क्या कहूँ, मतलब अफसोस उन पर ये नहीं होता है, अफसोस ये होता है कि कोई चीज़ तो अपनी लेकर आ जाए, कोई चीज़ तो ओरिजिनल हो जाए। लेकिन अब क्या करें, मतलब असल में कुछ सियासी बोने अपना कद काट ऊँचा करने के लिए खान साहब को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट कर नहीं सकते। तो वो फिर अवाम, आपको पता है अवाम तो किसी को नहीं छोड़ती है। अब सोशल मीडिया को सिर्फ
पीटीआई का तो है नहीं, तो जो हरफ तनकीद बनाया जा रहा है वो हर सेगमेंट की तरफ से, अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो जब ये चीज़ें करते हैं कि ओरिजिनल ही होता है और कॉपी जो है वो कॉपी होती है। ओरिजिनल आइडियाज नीडेड, ओरिजिनल आइडियाज की तरफ जाते हैं भाई जरा। हाँ, एम्बेसात ने आना है पॉलिटिक्स में, ज्वाइन करनी है पीटीआई या कोई और पार्टी? अभी तो कोई प्लान्स नहीं है, अभी आई एम जस्ट स्टडीइंग, सो नो प्लान्स एज ऑफ येट। तो अभी आप क्या पढ़ रही हैं? अभी आई जस्ट फिनिश माई A levels and now I'm looking forward to starting my university abroad inshallah. जबरदस्त, क्या बात बेहतरीन, है। बेहतरीन। इतना मुश्किल नाम आलिया साहिबा किसने चुना है? एम्बेसात का है तो बड़ा खूबसूरत, यूनिक सा है, लेकिन खुशी, है इसका मुश्किल। मतलब है खुशी। जी ये इम्बसात का मतलब तो ये हैप्पीनेस, और माशाल्लाह शी इज़ द मोस्ट लवली चाइल्ड। माशाल्लाह तीनों मेरी बेटियां, आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम, बट शी इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वन। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिशियन माँ होती है ना, उसकी बेटियां ही काफ़ी चीज़ों पे उस पर इन्फ्लुएंस करती हैं। तो शी इज़ द वन, जो आप कह रहे थे ना, ट्विटर देखना, इंस्टाग्राम देखना, बाकी चीज़ों पर करना, तो ऑल द टाइम शी इज़ द वन कि ये आपने कपड़े कैसे पहने, आपने बात कैसी की है। और वो जो आप कह रही थी ना, वो जो पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ने वाली, तो शी वॉज द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ दैट कि जी आपने ये क्या किया है और ऑल दिस। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी बच्चियाँ भी दी हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ कि मुझे ये लगता है दैट्स अ गुड इन्फ्लुएंस। जो पेरेंट्स को लग रहा होता है ना कि पेरेंट्स बच्चों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच डॉटर्स कि जो मेरे पे इतना अच्छा इन्फ्लुएंस करती हैं, गाइड्स। नहीं, एक वक्त के बाद बेटियां माओ पे इन्फ्लुएंस आता है माओ पर। ये बताएं, जब आप ये बेहोशी हो जाती है या टीयर गैस खा ली है, इतनी तबीयत खराब हो गई है, उस वक्त बेटियों पे क्या गुजरती है? इम्बसात आप बताएं। अच्छा मैं सीरियस, हाँ ये तो इम्बसात बताएं। So obviously we're very worried, लेकिन the first thing we do is we get in touch with, obviously we try to get in touch with mom, and या अगर उनसे बात नहीं होती तो फिर one of her friends, लेकिन बाकी हमें न्यूज़ से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एंड में you know it's obviously it's very hard न्यूज़ वाली इन्फॉर्मेशन पे भरोसा मत किया करो, but you have to get through it. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक जो दो बयान इन्होंने दिए ना अभी आलिया साहिबा ने, उस पर ज़रा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि एक तो आलिया साहिबा आपने कहा कि आपके साथ जो इम्बसात बैठी हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, तो जो बाकी दो बेटियां आपकी हैं उन्होंने तो हड़ताल कर देनी है इस आपके बयान पर। अच्छी नहीं, वो भी बहुत अच्छी हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग द अदर वन शी इज़ इन O level of A1 और शी गॉट 9 A stars माशाल्लाह। और जो सबसे छोटी है उससे तो शायद मुझे लगता है जब से मतलब वो पैदा ही हुई है, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग एट हर ऑन। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे भी अक्सर ये लगता है कि मेरी चीज़ें भी बच्चियाँ देख रही होती हैं। सब लोग ये कहते हैं ना, सो I'm seriously telling you, I'm a blessed mom, I'm a blessed housewife, I'm a blessed politician as well के the way the people adores me जब भी मैं जाती हूँ लोगों के दरमियान। एंड आप ये देखें माशाल्लाह the friends like you, आप दोनों जिस तरह से, और सो बड़ा अच्छा, everything is very good अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि ये आपने अपने ट्विटर और इंस्टा की बात की कि ये उस पर ज़रा आपको गाइड करती रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्विटर और इंस्टा ये ही खुद चलाती हों? कौन चलाता है वो? अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्विटर, क्योंकि एक तो इम्बसात की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, उर्दू थोड़ी सी आपको पता है कि इस एज के बच्चों की, बट आजकल O level A level वालों की उर्दू बस ऐसा ही है भाई। था इन्हीं के कहना है ना, बस सुन लेना। तो यहाँ हमारी बात ये हो रही थी कि बसात में मैं क्या ज़्यादा बोलूँगी मैं, वट एवर यू फील लाइक कि दे आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स टू मी। तो तुम्हें जो बेहतर लगेगा तुमने कंफर्टेबली वही बात करनी है। सो ट्विटर भी मैं खुद देखती हूँ और इंस्टा खुद देखती हूँ, बट इंस्टा इनकी फरमाइश पर मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज इनके फ्रेंड्स दे आर मोर ऑन टू इंस्टा एंड टिकटॉक।
तो आप मजीद इम्बिसात आपको बता सकते हैं। अच्छा हाँ, चलिए inside फिर TikTok, अब बिल्कुल। इम्बिसात से ना कुछ ज़रा ऐसे सवाल करते हैं जिससे पता चले कि इनकी वालदा की कौन सी चीज़ें इनको सही लगती हैं और कौन सी सही नहीं लगती। सही ठीक है इम्बिसात, बी रेडी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी वालदा की सबसे Yeah. गहरी दोस्ती किससे है पॉलिटिशियंस में? Oh, Sarah Bano. Yeah, Auntie. Sarah Auntie, definitely. अच्छा। They're the best of friends. वो GDA पार्टी से हैं तो हाँ ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, सायरा उनकी बानो। ऐसी क्या खास बात है? वैसे तो वो बहुत ज़्यादा जिसको Fun loving जिसको फन कहते हैं लविंग ना, पर्सनैलिटी है। आपको क्या लगता है उनकी खास बात? उनकी she's जब हम तक गए she's very caring, she's always there for my mom. I think loyalty is the most important thing in a friendship and she's one of the most loyal people in my mom's circle, definitely. वाह, ठीक है, एंड हु इज She's वन the ऑफ द most, मोस्ट like, मुझे ये लगता है जो कि आपको the लगता best है नहीं, I don't think there's anyone like that. I mean, there's nothing like that. Yeah, obviously they're all colleagues or they work together, so they have to look out for one. हाँ, लेकिन कुछ कॉलीग्स each होते हैं other. जो अच्छे लगते तो हैं, ज्यादा उनके I साथ think they're कंफर्ट all- लेवल होता है, डेवलप हो जाता है। और कुछ कॉलीग्स, अच्छा ऐसा लेवल जो आप, ऐसा कॉलीग जो आपकी मदर को मतलब अनकंफर्टेबल करें, या योर मदर ट्राइज टू यू नो वो अपना रास्ता ही बदल लें ऐसे शख्स को देख के, वो कौन है? मर्द औरत दोनों में से बताएंगे हो वो, लेकिन चल हो सकता है, पता हो आपको। नहीं, मामा को कोई अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता। आई थिंक all of her fans, followers, you guys can attest to this. उनको कोई uncomfortable नहीं कर सकता। either she wants to say कि I can make other इनको- uncomfortable. No, like ये अलग तरीके से कहना चाह रही हैं। अच्छा इनके साथ ये बताएं, आपको अपनी वालदा की कौन सी चीज़ पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, हाँ। और सबसे बुरी चीज़ कौन सी लगती है जिस पे आप इनको अक्सर समझाती हो कि मामा ये ना डोंट करो? डू दिस। she's very, very hardworking. She's probably the most hardworking person I know. So I think that's the best thing. I think we need more politicians like her who जो facts and figures के साथ बात करते हैं instead of just rhetoric. So that's what I like the most about her. सबसे बुरी, so mom, I love you. ठीक है, लेकिन I'm always telling her कि मामा बस calm, chill होके बात करनी है, बस calm. लेकिन obviously I understand कि जो न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं एंड वहाँ कैसी कॉन्वर्सेशन होती है, तो आई गेट what they have to do, but जैसे I'm like आहिस्ता बात करनी है, calm होना है, बस that's it. अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से कभी लाइफ में? नहीं। और भाई? आपने कहा है कभी अपनी मदर को कि नहीं, मुझे नहीं, मिलवाएं, या शौक है मिलने का, या यू आर नॉट, एब्सोल्युटली नॉट इन पॉलिटिक्स? So I interned at the National Assembly of Pakistan, so I am interested in politics, but I think there's a level of professionalism that you have to maintain, and like I never asked her कि मुझे इनसे मिलना है या इनसे मिलना है. That's not me. जबरदस्त। अच्छा, लेकिन इनकी That पार्टी shows में how ये बताएं, mature you are. Very good. हाँ, I like that. इनकी पार्टी में ये बताएं, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, हाँ। लेकिन इनके अलावा somebody who you really adore or somebody who you really like, you're impressed with in PTI. Obviously my mom, like उनके अलावा अगर नहीं, इनके अलावा, other than her. other than your mother. yeah, हाँ, obviously Imran Khan. Besides her, Imran, then definitely. इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा दोनों के अलावा इन दोनों के अलावा असद उमर, yeah. ओके, सही। चलिए, गुड, इंटरेस्टिंग। हम आपकी ज्यादा जिंदगी मुश्किल नहीं बनाएंगे। हाँ, जनरल सेक्रेटरी, हाँ, सेक्रेटरी साहब को हम ये क्लिप भिजवा देंगे, असद उमर साहब को है, आलिया साहब भिजवा देंगे।
Seriously, Basat is more into she's doing a sort of freelancing right now, or honestly speaking about her, she wants to be independent. Or can you imagine Shifa and Awais के ये बच्चे जो है ना थोड़े वो वाले स्टाइल के बच्चे हैं कि जी हम बस अब इसी एज में हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपना अर्न करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द स्टडी. सो मुझे ये लगता है कि बच्चे भी हमारे जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं रादर देन इनटू, और कभी कभी इन्हें लगता है शायद पॉलिटिशियंस की लाइफ ज़्यादा मुश्किल है और बिजनेसमैन जो इनके फादर हैं दैट्स मोर ईजियर दैन अ पॉलिटिशियंस लाइफ. फाइनली बस आपसे आखिर में जाते जाते हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई यौम तशक्कुर तो आप लोगों ने मना लिया, ज़रा सियासी बयान भी दे दें कि जी इलेक्शन करवाने के मूड में लग नहीं रहे हैं सामने वाले, तो वो नहीं करवाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बस मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगी इट्स क्वाइट सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि इतनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, और उन्होंने ये कहा है कि पहले भी ये कहा था 30 अप्रैल को करवाएं, अब मतलब 14 मई की एक डेट आ चुकी है. अब इसके बाद तो इन इलेक्शन से भागना वो ये ऐसे ही है कि फिर ये अपने साथ एक जमहूरियत पसंद होने का लेबल लगाना बंद कर दें. और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि करारदादों की या ये जो ये कर रहे हैं नेशनल असम्बली को अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ द थिंग कि जिसे वाकई कहते हैं इदारों पर हमला करना. इन्होंने 1997 में किया था और अब दोबारा ये जो हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं हाईली कंडेमेबल. और देखें ये यौम तशक्कुर अवाम का यौम तशक्कुर था बेसिकली. तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग फोर्स है और उस बाइंडिंग फोर्स को रहना चाहिए अगर हर इदारा अपने डोमेन में काम करना चाहता है. हमने तो ये वक्त गुजार लिया है, पूरा 1 साल गुजर गया, 3-4 महीने और भी गुजार लेंगे जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं. बट मुझे ये बता दें कि उसके बाद जो आइंदा ये प्रेसिडेंट सेट करके जाएंगे, क्या हर दफ़ा हर हुकूमत ये कहेगी कि मेरे पास 20 अरब नहीं है मैंने नहीं कराना इलेक्शन, वो ये कहेगी मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है मैंने इलेक्शन नहीं कराना. सो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें. और देखिए लेटर और सूनर आपने इलेक्शंस में जाना है तो लेट्स गो इनटू इलेक्शन एंड लेट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि उनके मुंतखब नुमाइंदे क्या होंगे. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आलिया हमजा साहिबा और हमजा, आप दोनों ने वक्त दिया. और अब आप दोनों जब इस्लामाबाद आएंगी तो फिर हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे. और बाकी 2 भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, उतनी साथ हैं बिल्कुल उनके लिए भी हमारा ओपन इनविटेशन है. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का. थैंक यू जी. अब जरा एक और खबर की तरफ आपको लेकर जाते हैं. एक बड़ा जबरदस्त वाकया पेश आया जी. वुमेन सेफ्टी ऐप है जी पंजाब पुलिस की, और उससे खवातीन को क्या फायदा हो रहा है और कैसे खवातीन को हरास करने वाले पकड़े जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे. लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है ASP सिद्रा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो खबर कुछ दिन से चल रही थी कि खातून को हरास किया गया और फिर इस विमेन सेफ्टी ऐप की मदद से उसे पकड़ा गया, ये क्या वाकया है? बेसिकली ये हुआ था कि वुमेन पुलिस सेफ्टी ऐप एक पंजाब पुलिस ने एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई है जिसके ज़रिए इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. और if a woman feels unsafe or insecure, तो she has to push a panic button. उस panic button का क्या होता है कि जैसे ही वो एक तो वो पुलिस को बता देती है कि I need help, एंड सेकेंडली जब वो एप्लीकेशन से अपने आप को रजिस्टर करती है तो वो एक अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देती है. तो वो अपनी फैमिली और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पुलिस को भी बता देती है. तो वो एक अलर्ट हो जाता है जिसकी वजह से दैट वुमन कैन बी रेस्क्यूड. अभी रिसेंटली ये हुआ था कि EME सोसाइटी में देयर वाज दिस चाइल्ड जो कि ब्रूटली बीटन अप बाय द ओनर्स थे. उस बच्चे का नाम था मरियम, और उसने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए पुलिस की और उसको फिर PRU 100 ने रात को रेस्क्यू किया. एंड देन वो अपने वालिदैन के साथ टोपा टेक सिंह भिजवाई गई. एंड देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स एज वेल जहाँ पे पंजाब पुलिस की वुमेन सेफ्टी ऐप ने काफ़ी खवातीन को डिस्ट्रेस और स्ट्रेसफुल कंडीशंस या सिचुएशन से निकाला है. तो इसका रिस्पांस टाइम कितना होता है? मसलन अगर पैनिक बटन दबाया है किसी ने और वो किसी जगह पर मौजूद है तो रिस्पांस टाइम कितनी देर में पुलिस उस तक पहुंचती है? अच्छा, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाऊं तो बेसिकली वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है.
जी, इसका इंटरफेस काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। बेसिकली ये होता है कि एक देयर आर 2 बटन्स, एक होता है जी अलर्ट या पैनिक बटन, you just have to press it, यानी कि पुलिस इज जस्ट 1 क्लिक अवे। द मोमेंट यू क्लिक इट, आपका राब्ता पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज के साथ हो जाता है, और वो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको कनेक्ट करें टू द नियर बाय पुलिस वाले, जो भी अगर PRU है, डॉल्फिन है या लोकल पुलिस है, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स को सेंड करें। तो उसका रिस्पॉन्स टाइम इतना ही है, द मोमेंट यू क्लिक इट। इसके अलावा जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना, तो आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी बता रहे होते हैं। तो जैसे ही आप उस पैनिक बटन को क्लिक करते हैं, आप पुलिस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी बता रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अपनी लोकेशन ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जनरेट करती है आपकी लोकेशन, यानी कि अगर मैंने एक पैनिक का बटन एक दबाया है तो मेरी लोकेशन भी आ जाएगी सेफ सिटी के पास। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम कॉल नहीं करना चाहते हैं, हम वो बटन नहीं दबाना चाहते, तो हम पुलिस वालों के साथ मैसेज भी कर सकते हैं और लोकेशन रिव्यूज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक खातून एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस आप इस वुमेन सेफ्टी ऐप पे अगर रजिस्टर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यार जिस जगह पे मैं जा रही हूँ क्या वो सेफ है, रिलेटिवली सेफ है या टोटली अनसेफ है। तो लोकेशनल रिव्यूज होते हैं। द मोमेंट यू क्लिक इट, आपकी अपनी इमरजेंसी नंबर और पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि आप जिस भी जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रही हैं, आप हाईवे पे ट्रैवल कर रही हैं, या लोकली कहीं भी जगह ट्रैवल कर रही हैं, तो लोकल पुलिस, मोटरवे पुलिस, हाईवे पेट्रोल, रेस्क्यू, इन सब के साथ ये एक ऐसा फॉरम है कि साइमल्टेनियसली सबको ट्रिगर होगा। तो जहां उसकी लोकेशन होगी वो पर्टिकुलर पुलिस रिस्पॉन्स करेगी, जिसकी वजह से आपको बर वक्त रेस्क्यू की सर्विसेज और आप यू कैन बी रेस्क्यूड एट द सेम टाइम। दिस इज व्हाट पंजाब सेफ्टी वुमेन पुलिस ऐप ठीक है। और ये पंजाब के सारे शहरों में ये ऐप जो है काम कर रही है इस वक्त पुलिस के साथ? जी, मोर और लेस। अच्छा, और ये भी बताइए कि जब फॉर एग्जांपल अब ये होता है कि नॉर्मली आपको अगर कोई अचानक से इमरजेंसी हुई तो आपको मोबाइल निकालना पड़ता है, उसमें वो ऐप ऑन करनी पड़ती है, तो इसका इंटरफेस क्या इस तरीके से है कि ये ऐप सामने ही होती है और आपने बस क्लिक करना होता है या कोई बटन दबाया आपने और वो मैसेज जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो गया और पुलिस ने उस पर एक्शन ले लिया, या थोड़ा सा ये इसको इसी जो आपने इंटरफेस एक्सप्लेन किया उसके हवाले से मैं समझना चाह रहा था? अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम के जरिए आई वुड लाइक टू इनकरेज ऑल द वुमेन, वेदर आप डिस्ट्रेस में हैं या नहीं है, प्लीज डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ये बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन है जैसे आप किसी भी और किसी फूड की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, किसी गाड़ी के लिए लाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। इस एप्लीकेशन को आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए, रिगार्डलेस आप डिस्ट्रेस में है या नहीं है। दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी। तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं या iOS यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, प्लीज जाएं वहां से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने आप को लॉग इन। सिद्रा साहिबा, ये बताएं कि इस ऐप की कनेक्टिविटी के लिए या इसको इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, वाईफाई की या डेटा की? जी बिल्कुल, इसको यूज करने के लिए आपको वाईफाई की जरूरत होती है, बट बिकॉज वंस यू डाउनलोड इट तो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। बट जनरली इन सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे वाईफाई हैं वो अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली गेट इट कनेक्टेड टू द नियर बाय वो। बट आई स्टिल हैव टू चेक विद इट, बिकॉज हम इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हाउ वुड यू मेक श्योर that you are connected to this response button. But there is always an option of 15 available on this application as well. तो अगर आप इससे 15 पे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए you don't need any internet. तो आप लेकिन हाँ, वो डेवलपमेंट जरूरी है कि कनेक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी ज़रूरत है कि आप लोगों के डेवलपर्स जो हैं इसको ऐसा बनाएं कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर भी खवातीन के लिए कारआमद साबित हो। अच्छा एसपी साहिबा, ये बताएं कि कितने केसेस आप लोगों की तरफ इस ऐप के थ्रू आए हैं पिछले कुछ अरसे में, और उसमें से कितने सॉल्व रेशो क्या रहा है? बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, बिकॉज वुमेन पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप केटर्स टू द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन इन डिस्ट्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टैक्सी पे ट्रैवल हैं और आपको लग रहा है कि ड्राइवर एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जो कि आप समझ रहे हैं इज नॉट सेफ, तो आप इसको पैनिक बटन को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अभी तक जब और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के केसेस हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हैं,
वो भी इस एप्लीकेशन से रिजॉल्व हुए हैं. आई डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट डाटा, बट आई कैन से विद सर्टेन अमाउंट ऑफ श्योरिटी कि आई मीन बहुत ज़्यादा केसेस इसके ज़रिए वी वर एबल टू रिजॉल्व. एंड इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अब आईजी साहब ने ये किया कि जब आप नाइट पेट्रोलिंग करते हैं तो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में जाते हैं. पैनिक बटन क्लिक होगा तो एक सीनियर ऑफिसर उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि यानी कि बर वक्त उसको मदद पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है. तो जब इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस है तो बहुत से केसेस स्टोरीज हैं इसके पंजाब वुमेन पुलिस सेफ्टी की, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज्यादा है. ये डोमेस्टिक सुना सकती हैं वाकया जो आपने सॉल्व किया हो इस ऐप के थ्रू? जी, यही मैंने अभी अगले दिन आपको बताया कि आई वाज ऑन नाइट पेट्रोलिंग एंड आई वाज इन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज. तो हमें एक पैनिक बटन जनरेट हुआ जिसमें एक डोमेस्टिक जो थी हेल्प थी, चाइल्ड लेबर थी, उसका नाम था मरियम, एंड शी वाज रेस्क्यूड फ्रॉम EME सोसाइटी. एक्सक्यूज मी, शी वाज रेस्क्यूड फ्रॉम EME सोसाइटी. उसने भी इस वुमेन पुलिस सेफ्टी ऐप के जरिए लॉग इन किया. वो पहले लॉग इन थी, रजिस्टर्ड थी, तो उसने यानी पैनिक बटन जनरेट किया. तो जो नियर बाय सेफ सिटीज को जब वो पैनिक बटन मिला तो उसके जो नियर बाय वो थी वो PRU 100 थी. वो मौके पे पहुंची, EME सोसाइटी, इस बच्ची को रेस्क्यू किया गया एंड बाद में फिर उसके वालिदैन को बुलाया गया टोपा टेक सिंह से, एंड देन शी वाज हैंडेड ओवर टू हर पेरेंट्स. तो ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं. दिस इज वन ऑफ दोस स्टोरीज दैट आई बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. ASP सिद्रा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी पंजाब पुलिस से. और विमेन सेफ्टी ऐप है जी, तमाम खवातीन को डाउनलोड करनी चाहिए. पैनिक बटन उसके अंदर मौजूद हैं, अपने पास ये ऐप डाउनलोड कीजिए और डेटा हर वक्त अपने पास जो डेटा बंडल्स हैं वो रखिए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का वाक़या हो. लेकिन अगर कभी आप किसी किस्म की परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो, जस्ट हैव टू प्रेस द पैनिक बटन और पंजाब पुलिस की जो रिस्पॉन्स है वो आप तक फौरन पहुंचेगा. बाकी सूबों में भी इस तरह की चीजें बिल्कुल एक सेंट्रलाइज वैसे तो एक ऐप होनी चाहिए जो कि सारे सूबों की पुलिस से कनेक्टेड हो और डेटा, जिस तरह ज़ैनब अलर्ट है. अब वो ज़ैनब अलर्ट जो है वो बच्चा कहीं से भी गुमा हुआ, वैसे तो वो है एक इस्लामाबाद बेस्ड इनिशिएटिव, लेकिन ये है कि होना चाहिए पूरा पाकिस्तान में. बिल्कुल. नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं. सेहत के शोबे में इंडस हॉस्पिटल्स का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. आज उसी हवाले से बात करते हैं. इंडस हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी भी हैं और लीड भी कर रहे हैं इस पूरे सिलसिले को. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. सबसे पहले तो अपने वो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल की हाईलाइट है, खास तौर पर रमज़ान में जब हम कहते हैं कि डोनेशंस भेजने हैं और चैरिटी करनी है, तो जो नए हॉस्पिटल्स आप लोगों के जो बन रहे हैं लाहौर वगैरह में, उसकी ज़रा अपडेट दे दें ताकि लोगों को पता चले कि काम हो रहा है और भरपूर तरीके से हो रहा है. जी जी बिल्कुल. जैसे कराची का हॉस्पिटल जो है ना 300 बेड पे था, उसको अब हमने कोई 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं. इंशाल्लाह दिसंबर में हम लोग नए हॉस्पिटल में मूव कर जाएंगे, दिसंबर इस साल में, और 600 बेड हो जाएंगे इंशाल्लाह. लाहौर का हॉस्पिटल जो है वो 600 बेड का है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, 100 बेड ऑपरेशनल कर दिए हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक हम उसको 300 बेड कर देंगे इंशाल्लाह. बाकी मियाँवाली का एक नया हॉस्पिटल हमने टेक ओवर किया है अभी, और उस पर अभी OPD शुरू हो चुकी है और थोड़ा काम बाकी है, तो फिर उसके बाद इनपेशेंट भी शुरू हो जाएगा. गवादर का जो GDA का हॉस्पिटल है वो भी हमने नवंबर में टेक ओवर कर लिया था, तो ये एडिशन हो रही है. अभी हम जो है ना इंशाल्लाह पंजाब में मोबाइल क्लिनिक्स जो हैं कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको हमने टेंडर हुआ था, जिसको हमने विन किया है, और हम फिर ये मोबाइल क्लिनिक्स भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई 20 मोबाइल क्लिनिक्स हैं जो इंशाल्लाह मूव करेंगी और डोर स्टेप पे लोगों के हेल्थ केयर को लेके जाएंगे इंशाल्लाह. ये नए हाईलाइट्स थे. अभी जो ज़्यादा ज़रूरत हमारी है टोटल अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंडस नेटवर्क पे कितने हॉस्पिटल्स आ चुके हैं? अब हम 15 साल हो गए तो 15 अस्पताल हो गए.
साल का एक हॉस्पिटल जो कि अरे क्या बात है, जबरदस्त। ये मतलब इसमें कोई हमारी कोई एफर्ट नहीं थी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें हो गई हैं और अल्लाह मियाँ ने यहाँ पहुँचा दिया। टीम एफर्ट था और कोई तकरीबन अब समझे माहाना हमारे कोई 5 लाख मरीज पूरे नेटवर्क में मुस्तफीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब मुमकिन होता है। ये बताएं कि ये जो 15 साल और 15 अस्पतालों वाला है कि हर साल एक अस्पताल, क्या ये कोई प्लान्ड चीज थी कि हर साल एक अस्पताल ऐड करना है और या ये बस अल्लाह की मदद से ये होता गया और ये एक रिकॉर्ड सा बन गया? देखें ये तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये अल्लाह ताला की मदद से ये चीज़ होती गई है और अभी और भी पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। तो वो साल से कुछ अरसे बाद हम ये होगा कि जब होगा तो इंशाल्लाह वो साल के 2 हो जाएंगे। अगर 15-20 साल में जाएंगे तो पता लगेगा साल के 2 हो गए। इस किस्म की सूरत हाल बन जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है। जी इंशाल्लाह। तो अब ये इस वक्त जो 15 अस्पताल हैं जिसमें हर महीने 5 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, कितनी रकम इस पर लगती है, कितनी रकम हर साल दरकार होती है और उसकी फंड रेजिंग के बारे में बताइए। देखिए हमारा पूरा जो है इसमें पूरे नेटवर्क पे हमारा तकरीबन समझे कि 45 बिलियन रुपए का बजट है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो बजट गवर्नमेंट से आते हैं, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चला रहे हैं, बाकी हमको रेस करना पड़ता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से और जो पाकिस्तानी कौम है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर और उनकी सखावत की वजह से, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से और जो हमारी टीम जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एक मतलब एक मॉडल मौजूद है ज़मीन पे जिसको लोग देखकर और मरीज़ भी आपके बड़े अच्छे एम्बेसडर होते हैं और आप जैसे लोग भी इसमें बड़ा जो मीडिया का काफ़ी रोल आता है कि हमारे को इसको फैलाता है इस बात को। तो बस और अब मैं भी जब फंडरेजर्स में जाता हूँ अजीब चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसी इमोशनल चीज़ हो रही होती है। अभी मैं लेटली रमज़ान से भी एक दिन पहले वापस आया हूँ, यूके में था और स्विट्ज़रलैंड में था। तो लंदन में लंदन ईस्ट लंदन में हमारा एक फंडरेजर था, तो मेरी टॉक ख़त्म हुई, उसके बाद फंड रेजिंग शुरू हुई। तो एक 11 साल की बच्ची मेरे पास आके खड़ी हो गई और वैस भाई उसने अपने कानों से अपनी बालियां उतारी और मेरे हाथ में दे दी कि सर ये ले लें, ये है बहुत थोड़ा सा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरा जो ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं इंडस के लिए काम करूंगी इंशाल्लाह। तो ये वो बच्ची है जो कि वहाँ पैदा हुई है और पाकिस्तान में उसने एक दफ़ा आई होगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी कौम हमेशा मुझे हर जगह पर बिल्कुल एक हैरतनाक चीज़ें करती है और मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। सर बिल्कुल सही बात है, फ़ख्र है कि आप इस मुल्क में हैं और आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, जो हॉस्पिटल की स्पेशलाइजेशंस होती हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि मतलब हर किस्म की बीमारी को ट्रीट कर रहे होते हैं और फिर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक ख़ास स्पेशलिटी होती है, उस बीमारी में वो एक ख़ास जगह भी रखते हैं और उधर ही उसी के लिए वो जाने जाते हैं। इंडस हॉस्पिटल्स के हवाले से अगर हम लोगों को बताना चाहें कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें कि इंडस हॉस्पिटल कैन बी कम्प्लीटली ट्रस्टेड, रिलायबल है और बेहतरीन तरीके से उस बीमारी का इलाज फराहम कर रहा है। देखिए, एक तो जो हमारी जनरली मैं बात करूं तो हमारा प्राइमरी केयर से शुरू होता है और टर्शियरी केयर तक जाता है। हमारे पास इस वक्त टर्शियरी केयर में सिर्फ एक दो चीज़ की कमी है। एक तो हमारा न्यूरो का सेटअप नहीं है, दूसरा बड़ों का कैंसर नहीं है। बच्चों का कैंसर का हमारा सबसे बड़ा यूनिट है पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान से ही नहीं, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से मरीज़ आते हैं जो अपना इलाज कराते हैं। उनका सिर्फ इलाज ही हम नहीं करते, उनके लिए यहाँ पर रहाइश हो, क्योंकि ये कैंसर का इलाज लंबा होता है, उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम। और जो बच्चे स्कूल में गोइंग होते हैं उनकी, क्योंकि ये स्कूल से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं, तो हम उस दौरान उनको इतना पढ़ाते रहते हैं ताकि जब वापस जाएं तो अपनी क्लास में जाएं। ये साइको सोशल डिपार्टमेंट वाले हमारी साइकोलॉजिस्ट बच्चियां हैं, वो जितना मेहनत करती हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और जिस तरीके से, क्योंकि वहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होता है इन बच्चों के साथ, क्योंकि अपना बच्चा याद आता है कि अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है। बहुत ही इमोशनल चीज़ें होती है। और ये बच्चे जो है ना, बच्चे को जब कैंसर होता है ना, वो जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि कैंसर का मतलब ये होता है कि हमारे मुल्क में कि ये डेथ वारंट है।
तो लेकिन ये बच्चे जिस तरीके से हिम्मत से ये इसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं और जो कंट्रीब्यूशन आ रही होती है, ये लोग अपनी अंदर की सलाहियतें उजागर होने लगती हैं। कुछ बच्चे हमारे पेंटिंग करते हैं, उसमें हम हर साल एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी करते हैं, और उन पेंटिंग्स के वो आप देखें ना, जो सोच उनकी उसमें नज़र आती है, आप उसको 2-4 पेंटिंग की देखने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती कि आगे देखें, क्योंकि वो जो उनके अंदर जो चल रहा होता है इस बीमारी के साथ, वो अपने जज्बात को उस कैनवस पे लेके आते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत हम शुक्रगुजार है सर आपके भी कि इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम यकीनन बिल्कुल खराज तहसीन की ये जो है वो हकदार है, और करते रहिए। लोगों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस महीने में और इसके बाद भी डोनेशन देते रहें। आपके डोनेशन से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, उनमें बेहतरी आती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे इंडस हॉस्पिटल के बानी, अपना खूबसूरत काम जारी रखे हुए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये सारा मामला जो है वो गंभीर मामला है, और इस गंभीर मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, इनका मौक़िफ़ क्या है, और इस मौक़िफ़ को बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक। आप लोगों को भी मुबारक, अल्लाह कबूल करे। सर ये इस गंभीर किस्म का रमज़ान चल रहा है सियासी तौर पर, अब इस पर जो फैसला आया है और इस फैसले पर आज कौमी असम्बली में वो करारदाद भी पेश हो जाएगी ना मानने वाली, तो अदालत का फैसला ना मानना हुकूमत की तरफ से, ये बड़ा एक यूनिक मामला नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो शायर का एक शेर है, वो कहते हैं अपील बितुम दलील बितुम, अपील बितुम दलील बितुम, गवाह बितुम वकील बितुम, जिससे भी चाहो हराम कह दो, जिससे भी चाहो हलाल कह दो। देखिए, पीडीएम का फैसला हो या जेयूआई का फैसला हो या हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला हो, फैसला वो है जो आइन के मुताबिक हो। अब आप मुझे बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट की चारदीवारी के अंदर उनकी छतरी के तले 8 जजेस का फैसला क्या है, 4 का फैसला क्या है और 3 का फैसला क्या है। ठीक है। तो अगर आप हमें कहते हैं कि पीडीएम में हुक्मरान इत्तेहाद फैसले तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर आप वो 8 और 4 जजेस को भी कह दें कि आप 3 के फैसले को क्यों तस्लीम नहीं करते? क्या वो जो 8 और 4 जजेस है वो कानून को नहीं समझते? सही। दूसरी बात यह है कि अगर मैं वायलेशन करता हूँ आइन और कानून का, तो बेंच खुद ही वायलेशन कर रहा है। वो इसलिए कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। जी जी, ये तो 122 दिन के अंदर है। जी हाँ। नहीं तो अगर 90 दिन गुजर जाएं तो फिर वो इलेक्शन कब हो? मतलब अगर मिसाल के तौर पे गुजर तो जाएंगे। मैं ये कहता क्यों गुजर गया ना। आप 90 दिन के अंदर क्यों नहीं करते हैं? 90 दिन के अंदर से आप क्यों निकलते हैं? एक बात, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, आप लोग नहीं मान रहे थे, इदारे नहीं मान रहे थे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन बन चुका है, यानी पार्लियामेंट की हैसियत कहा जाता है माँ जैसी है। बिल्कुल। आज एक बच्चे के हाथों माँ की ऐसी तैसी हो रही है पार्लियामेंट की। आज एक बच्चे के हाथों, जिसकी खालिक पार्लियामेंट है और उसकी हैसियत माँ जैसी है, उनकी दूसरे बच्चे इलेक्शन कमीशन की शहादत हुई, उनकी इख्तियारात सल्ब की गई। अब पार्लियामेंट पर सुप्रीम कोर्ट पे जो लिखा हुआ है, वो अकीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, इस हुक्म ये है कि आप जब फैसले करेंगे तो इंसाफ के साथ करेंगे, तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हो, यही कहा जाता है। डंडी नहीं मारनी है, तोलते वक्त डंडी नहीं मारनी है। यहाँ तो डंडी क्या, ये तो चढ़ाई है। तो इसको आप नजरिया एक इस्तिलाह है। अगर इंसाफ के लिए तराजू, लफ्ज़ तराजू का इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह ने भी किया है, तो ये भी आप याद रखें। तासुर ये है कि यहाँ इंसाफ का तराजू कारोबार के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इस्तेमाल होता है। सही कह रहे हैं। महमूद साहब का एक स्टेटमेंट आया था कल, वो कहते हैं ये फैसला गैर शरई है। तो वो शरीयत कैसे किसी फैसले को सही गलत, मतलब वो तो ये जो गैर शरई कैसे? मैं एक बात कर लूँ, ये फैसला कानून से ज़्यादा
जुनून का अंसर इसमें ज़्यादा है, कानून से जुनून का अंसर ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि ये कानूनी नहीं है, ये जुनूनी फैसला है। आप ये कह सकते हैं कि नज़रिया ज़रूरत नहीं, यहाँ नज़रिया सहूलत के साथ साथ नज़रिया मोहब्बत भी झलक रहा है। वाह वाह वाह, ठीक है ना। जहाँ तक आपने मौलाना असद महमूद की साहब की बात की कि गैर शरई, उन्होंने कहा, जब आज मैंने सुना है, मैंने तो फैसला पढ़ा नहीं है, मीडिया से मैंने सुना है कि बेंच ने जो फैसला सुनाया उससे पहले एक कुरान की एक आयत भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये शरीफ फैसला है उसके मुताबिक। और दूसरी बात ये, व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, कुरान का हुक्म ये है कि इंसाफ करो फैसलों में। सही। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हुक्म किया कि फ़हकुम बैनन नास बिल हक़, इंसाफ के साथ लोगों के मामलात में इंसाफ के तकाज़े पूरी कर ले। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के माथे पे कुरान के आयत लिखा है और कुरान मंबा है शरीयत का, और उसी आयत की खिलाफ वर्जी हो रही है, वही जजेस कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, तो अगर असद महमूद साहब वो कह दे जो जजेस कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी कबाहत है। सही। तो फाइनली आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ, ऑप्शन क्या है, अब हुकूमत करेगी क्या? देखिए, कल मैं तो इजलास में नहीं था, हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के इजलास में, जो मैंने मीडिया से जो रिपोर्ट हुई है वो सुना है या साथियों से दोस्तों से पूछा है। अभी पार्लियामेंट का इजलास होगा गालिबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। जो भी फैसले हुए, एक तो ये हुआ है कि ये जो फैसला है ये अक्सरियती फैसला नहीं, ठीक है, ये अक़लियती फैसला है 4 और 3 का। और दूसरी बात ये कि फैसले की जड़ को भी उखाड़ दिया गया है जजों के हाथों के। उन्होंने कहा कि सोमोटो बनता ही नहीं है। जब सोमोटो बनता ही नहीं है, केस डोगर का है, बीच में सोमोटो आ गया, तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि ये फैसला अक़लियती है, अक्सरियती नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इधर सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है और आईन है, बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन की शहादत हुई अपने बच्चे के हाथों, इसका मुदावा क्या होगा। सही, ये होगा आज पार्लियामेंट में ये कुछ फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया। कासिम सूरी हमारे पास वो भी फिर पार्लियामेंट का फैसला था, फिर उसमें अदालत के फैसले को आप लोगों ने नहीं, वो तो पार्लियामेंट में इस तरह, अगर ये पार्लियामेंट इकट्ठे हो कि अल्लाह न करे कि शिफा को मारना है, तो फिर ये फैसला मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम एहतजाज करेंगे। कासिम सूरी ने तो यही फैसला किया, पूरी पार्लियामेंट की गर्दन पे उन्होंने छुरी रखकर जबा कर दी, आइन की गर्दन पे छुरी रखकर जबा कर दी, जिसका सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर आईनी है। बिल्कुल। अब हमारे पास भी जो है हमारी वक्त जो है उसने गर्दन काट दी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने साहब वक्त दिया आपने। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे।